स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस बड़ी मीटिंग की जो इस्लामाबाद में दोनों डेलीगेशन ईरान और अमेरिका के पहुंचे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बैठक से पहले जिस तरह की तल्खियां सामने आ रही हैं उसका क्या होगा कि ईरान को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये युद्ध विराम पे अगर फैसला ठीक से नहीं हो पाता है तो वहां इतना बम्बारमेंट करेंगे कि ईरान हमेशा याद रखेगा, हॉर्मुज खोलना ही होगा। कई ऐसी चीजें हैं जिन पर दूसरी तरफ यह आ रही है कि जो गल्फ कंट्रीज में फ्रीज की हुई हैं संपत्तियां ईरान की, वो जल्दी दे दी जाएंगी। ये अमेरिका की ओर से कहा गया है। लेबनान को शामिल क्यों, यानी कि हिजबुल्लाह को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के संशय इस मीटिंग पे बना हुआ है, और क्या कुछ में निकलेगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस पंचायती में बुरी तरह से खुद भी फंस गया है। जैसे अमेरिका इजराइल के चक्कर में आके इस युद्ध में फंसा, वैसे पाकिस्तान भी इस बनना तो चौधरी साहब चाह रहे थे वो, लेकिन अब उनकी मुसीबत बन गई कि क्या होगा यहाँ से। दूसरी तरफ हालांकि युद्ध से उसका कोई मतलब नहीं बताया जा रहा है। सऊदी अरब में अपने एग्रीमेंट के तहत उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भी वहां पे तैनात किए हैं, और इसके बदले वो पैसे भी सऊदी अरब से मिलेंगे। खैर वो युद्ध का पार्ट है नहीं है, ये उसमें सऊदी अरब ने कहा है कि उसमें कोई रोल नहीं है। खैर, लेकिन वार्ता की बात है, और वार्ता से पहले के जो चीजें सामने आ रही हैं उनका क्या होगा। हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व आईएफएस हैं, राजनयिक रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ में हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। एसपीएस कटेवा साहब हैं, जो लगातार रक्षा विशेषज्ञ के रूप में जनरल साहब हमारे साथ में कंटिन्यू 28 फरवरी जिस दिन युद्ध हुआ उसी दिन से बने हुए हैं। मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूंगा। कोई ऐसी वार्ताएं देखी हैं, क्योंकि डिफरेंसेज कई बार हो जाते हैं, युद्ध जैसे नहीं तो छोटे मोटे और होते हैं, उनको सुलझाने के लिए कई बार आप लोगों के स्तर पे भी चर्चा रही होगी, किसी दूसरे मुल्क के कुछ फ्रेंड्स होंगे उनकी भी चर्चाएं हुई होंगी। उससे पहले की स्थिति क्या रहती है? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि गने तो खामोश हो गई, लेकिन अभी जुबान पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही, तो इससे लगता है कि बातें पटरी पे उतरेंगी। कि नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे दोनों को पैनलिस्ट को। ऐसा है कि एक तो नैरेटिव वारफेयर होता है और एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है। अब नैरेटिव वारफेयर तो बेसिकली अपनी जनता को बनाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं, वो होता है। साइकोलॉजी जो है वो दुश्मन जो एनिमी जो है आपका, उसको थोड़ा नर्वस करने के लिए होता है, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए होता है कि कंसेशन ज्यादा से ज्यादा ले लिए जाए। ये फैक्ट कि दोनों तरफ से हाई लेवल डेलीगेशन पहुंच चुके हैं, ये दर्शाता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये शायद निपटा ली गई हैं। अदरवाइज तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट और वहाँ के जो स्पीकर हैं अपने बड़े डेलीगेशन के साथ वहां नहीं पहुंचते। अगर वो जो प्री कंडीशंस की जो बात चल रही है, मेरे को नहीं लगता है कि वो प्री कंडीशंस कोई भी साइड मानेगी। तो डायरेक्ट टॉक्स की अभी मैंने सुना है कि शायद अभी थोड़ी देर बाद में दोनों साइड डायरेक्ट टॉक्स के लिए एग्री हो गई हैं। अभी पहला जो राउंड था उसके अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहले ईरानियन डेलीगेशन को रिसीव किया, उसके बाद अमेरिकन डेलीगेशन को रिसीव किया और आपस में चर्चा हुई। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट टॉक्स का रास्ता खुला है। अगर ये सच्चाई है, अभी इसका पूरा कंफर्मेशन नहीं है, अगर ये सच्चाई है तो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन होगा, और उससे आपस की जो छोटी छोटी जो शर्तें हैं उनको ओवरकम करके अगर आपस में डायरेक्टली बात करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकलने का चांस बनता है। अब डायरेक्ट टॉक्स में मेरे को जो लग रहा है कि 3 मुद्दे बहुत प्रमुख होंगे, और उनके ऊपर मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा। एक तो होगा न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, उसमें कितना प्रतिशत तक वो अलाउ करेंगे, 2-3% या जो भी है, उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि यूएस अलाउ करेगा। और जो पहले का जो मटेरियल है 450 किलो, उसका क्या फेट होगा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो उसी तरह से खुली रहनी चाहिए जैसे वार के पहले खुली थी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है और यहाँ पे सभी देशों को अपने जहाज चलाने का अधिकार है। अगर कोई भी देश इस तरह से कोई टोल टैक्स लगाना शुरू कर देगा तो फिर तरह तरह की कई जगह
ऐसे वाटरवेज है जहाँ पे टोल टैक्स लगेंगे और पूरा इंटरनेशनल ट्रेड और जो इंटरनेशनल संधि है इसके डिस्टर्ब ऊपर होगा। वो पूरी इम्पैक्ट होगी। और जी इससे इस चीज को जो है वो गल्फ के देश भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 6 जीसीसी स्टेट्स हैं उनका पूरा ट्रेड इस गल्फ से होता है, पर्शियन गल्फ से। अगर उनका ट्रेड में बाधा आई तो फिर तो ईरान उनके ऊपर हावी हो जाएगा और ईरान का वर्चस्व उनके ऊपर कायम हो जाएगा। तो ये जी। चीज मेरे को नहीं लगता कि यूएस एक्सेप्ट करेगा। और हम्म। तीसरी चीज ये है कि जो तीन इनके प्रोक्सीज है ईरान के, हूती, हमास और हिजबुल्ला, उनके ऊपर नियंत्रण लगाने की बात होगी कहीं ना कहीं कुछ हद तक, क्योंकि इजराइल इसके बिना जो है वो एग्रीमेंट को नहीं मानेगा, वो अपने इंडिपेंडेंट एक्शन लेता रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर अटैक इन तीनों प्रोक्सीज से टाइम टू टाइम होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो इन तीन चीजों के ऊपर अगर मेरे हिसाब से अगर ये कोर इश्यूज के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है तो बाकी इश्यूज को जो है वो रिजोल्व कर लिया जाएगा, उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों पक्षों की मेरे को लग रहा है कि इच्छा है कि इस शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि सबसे बड़ी पहल दोनों तरफ से होती, शांति वार्ता की कभी भी कोशिश होती है तो दोनों की आवश्यकता होती, खासकर युद्ध में। क्योंकि कमजोर और बड़ी की बात है, और ईरान में थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन पहले दिन से ही है, दोनों तप चुके हैं। इसराइल का पता नहीं है, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों काफी थके हुए हैं और वो चाहते हैं कि चर्चा हो। तो चलिए मैं आगे बढ़ूंगा और जनरल साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि ये सिरे चढ़ पाएगी वार्ता, जिस तरह से बीच बीच में चीजें आ रही हैं? देखिए योगेंद्र जी, जैसे अभी गौरीशंकर साहब ने बताया कि इतना लंबा डेलीगेशन लेकर के वार्ता के लिए इकट्ठे हो गए हैं, यही एक बहुत बड़ी एक अच्छा साइन है कि ये युद्ध समाप्ति की और इनकी इच्छा जाहिर करता है दोनों देशों की। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि अब यहाँ पे ईरान में ना तो यूएस की एम्बेसी है और ना यूएस में ईरान की एम्बेसी है। तो अगर यूएस को कुछ भी चीज अगर कुछ कहना पड़ता है ईरान को तो वो पाकिस्तान की एम्बेसी के थ्रू करते हैं, और इसी तरह से यूएस को कुछ भेजना पड़ता है तो मैंने स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। तो बिल्कुल ही कितने सालों से तो इनकी लड़ाई चल रही है और इतनी जल्दी इकट्ठे अक्रॉस द टेबल आके बैठ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। हालांकि अगर पहली मीटिंग होगी तो पहली मीटिंग सिर्फ हाथ मिलाने और बैठने में प्लेजेंट्री एक्सचेंज करना और आगे के लिए कोई डेट तैयार करने अग्री करना, ये यहाँ तक कुछ हो सकता है। परंतु आज के दिन अक्रॉस द टेबल बैठ करके इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करना मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, क्योंकि इतनी उनकी दूरियां हैं, इतने उनमें खराश भरी हुई है कि उसको इतना जल्दी खत्म करना मुश्किल है। दूसरी बात, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गौरीशंकर साहब ने भी जिक्र किया है, हॉर्मोज स्ट्रेट का, उसको खोलने के लिए एक सबसे बड़ा रुकावट क्या आ रही है कि ईरान ने उस इलाके को माइनिंग कर दिया, उसमें माइन बिछा दी है जगह जगह के ऊपर, और वो इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि अभी अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेज आएंगे और वो इसके ऊपर उसके जरिए अटैक कर सकते हैं। हाँ, और क्योंकि अभी कल से मैं पढ़ रहा था कि वो जो उन्होंने माइनफील्ड लगाई थी वो कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लगाई, उसकी मैपिंग नहीं की। तो अभी उन माइंस को ढूंढ करके डीमाइन करना ये भी एक एक्सरसाइज है। अगर पूरे के पूरे बड़ा चैलेंज है वो भी। पूरे के पूरे हम उनको जो जहाजों को आने जाने की परमिशन दे दी और इतना जबरदस्त मूवमेंट वहां जैसे पहले होता था लड़ाई के ऐसा होने लग गया, तो उसके लिए उसको सेफ करना बहुत जरूरी है। और ये एक एक्सरसाइज है जो अकेले ईरान इसे नहीं कर पाएगी। तो थोड़े दिन के लिए इस तरह की सारी कंट्रीज का कुछ ना कुछ ऐसा एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो इसको डीमाइनिंग करके पूरी तरह से इसको सेफ कर सके। दूसरा, आज यूएस के प्रेसिडेंट ने यह भी बोला है कि हमारे बहुत सारे जहाज खाली हाँ उस स्ट्रेट से निकल करके अभी हमारी तरफ अमेरिका की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब जो ईरान जो पोस्चर कर रहा है, पब्लिक पोस्चर, उसमें और ग्राउंड में क्या हो रहा है उसमें थोड़ा फर्क है।
इसका मतलब थोड़ी ढिलाई जरूर की है कि जो अटके हुए जहाज थे और जो एसेंशियल निकल जरूरी सके वो। जहाज थे जी वो उनको वहां से निकल रहे हैं। तो ये भी एक साइन है कि ये इसकी तरफ सीज फायर जो हुआ है उसको, जो मीटिंग जो हो रही है इसकी तरफ बढ़ रहा है। एक और रुकावट जो ईरान चाह रहा है हिजबुल्लाह से बात करना, वो जो अपना लेबनान है, लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार तो वार्ता के लिए तैयार है, पर उसमें हिजबुल्लाह का कोई रोल नहीं है। और लेबनान भी को भी पता है कि हिजबुल्लाह के कारण उनकी जो इनोसेंट पब्लिक है वो बिना बात के मार खा रही है। तो अगर लेबनान इजराइल के साथ सीधी वार्ता करता है तो फिर ईरान का ये कहना है कि लेबनान में वो अटैक मत करो, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं करें और हिजबुल्लाह को पार्टी बनाए। ये तो जो तीनों प्रॉक्सीज हैं इससे तो उनका कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, तो उनको जी वार्ता में मिलाना कोई मतलब नहीं है। पर आज बीच में ये भी खबर आई थी कि मीटिंग के दौरान भी ईरान के डेलीगेशन में हिजबुल्लाह से बात करके पता कर रहे हैं कि वहां क्या हमला हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये एक, अगर हिजबुल्लाह को किसी हालत में नहीं मिलाएंगे तो लेबनान और इजराइल की जो अगर सीज फायर भी होगा तो भी उसके अंदर जो सदर्न पार्ट, जो सदर्न लेबनान है जिसके अंदर हिजबुल्लाह का वर्चस्व चलता है, जी उसके ऊपर अटैक इजराइल पहले भी करता रहा था और अभी भी करता रहेगा, जो ईरान को मंजूर नहीं है। जी तो इस तरह की बातें हैं। और दूसरा कि ऐसे समय में जब वार्ता चल रही है तो किसी भी हेड ऑफ स्टेट को इस तरह के स्टेटमेंट देना कि कमेंट ईरान नहीं इज ए करनी फेल्ड चाहिए। स्टेट, इस बिल्कुल तरह की बिल्कुल। बातें नहीं करनी चाहिए। फिर जो उसमें कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वक्त दोनों जगह पे ही अगर हम इजराइल और ईरान की बात करें तो वहां मीडिया भी इतनी रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं कर पा रहा है। जितनी चीजें सुनी जाती हैं वो फिर आगे पहुंच जाती हैं, फिर उसके कई अर्थ निकाले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं शांति वाली में बाधक भी हो सकता है। मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, करोड़ी सिंह साहब का रुख करना चाहूंगा। सर आपको क्या लगता है कि बैठक का जो मजमून तैयार किया होगा वो पहले दोनों तरफ गया होगा, तभी दोनों ओर से एग्रीमेंट हुआ होगा कि हम आ सकते हैं, या सहमति दी गई होगी? जैसे गुप्ता साहब ने भी बताया, पब्लिक डोमेन में चीजें कुछ अलग हो सकती हैं लेकिन वहां कुछ अलग होंगी। तो यहाँ ये वार्ता, एक बार अगर युद्ध थमता है तो फिर उसको वापस शुरू करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो यहाँ भी उस तरह की स्थिति बन सकती है कि टेबल टॉक का मतलब ही यही है कि अब युद्ध विराम की ओर है, या वापस से गोले बरसेंगे? देखिए योगेंद्र जी, इसमें जिस बात को हम नाम ले रहे हैं सीज फायर टॉक कह रहे हैं, ये वर्ड यूज कर रहे हैं। दूसरा जो ऑफिशियल वर्ड हो रहा है पाकिस्तान के गुड ऑफिसर्स की बात हो रहा है। मीडिया में पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है या पाकिस्तान मैसेंजर का काम कर रहा है, कुछ एक्सट्रीम मीडिया वाले कहते हैं पोस्टमैन का काम कर रहा है, जो भी हो। लेकिन अगर पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है और कहीं भी मीडिएशन होता है तो उसमें मीडिएटर को थोड़ी ऑटोनॉमी होती है कि वो दोनों को कन्विंस करे कि ये कंसेशन आप दे दीजिए इसको, ये कंसेशन आप दे दीजिए इसको। पाकिस्तान की आज वो स्थिति नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से दोनों तरफ से जो प्रपोजल एक्सचेंज हुए हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन जिस तरीके से बातचीत शुरू हुई है उसमें दोनों, अमेरिका और ईरान की मजबूरी है या दोनों दबाव में हैं, दोनों चाहते हैं कि वार रुके, हम आगे बढ़े। और वो इसीलिए दोनों ने एक हाई लेवल के डेलीगेशन भेजे हैं, क्योंकि 2015 के बाद में इतना हाई लेवल का डेलीगेशन पहली बार आता है। उस समय जॉन केरी आए थे, JCPO एग्रीमेंट हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में। तो निश्चित रूप से अमेरिका इंटरेस्ट है। कारण बहुत से हो सकते हैं, अमेरिका बहुत दबाव में है, कोई साथ नहीं दे रहा है, ट्रंप अकेले पड़ गए हैं, आंतरिक राजनीति और बहुत से दबाव। इसी तरह ईरान ने भी एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है। ईरान भी ये चाहता है कि सीज फायर हो, लेकिन वो ये चाहता है कि एक डिग्निफाइड तरीके से हो, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में हो। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं ज्यादातर वो युद्ध से पनपी हुई है। जैसे होर्मुज की बहुत बात हो रही है, वो तो 28 फरवरी को था ही नहीं, वो तो बाद में सामने आया है। तो ये तो युद्ध से निकली हुई प्रॉब्लम है, तो इससे क्या शांति स्थापित हो जाएगी? दूसरा, ईरान कंपनसेशन मांग रहा है। कंपनसेशन किसका? जो युद्ध ने बर्बादी की है उसका मांग रहा है। तो ये तो सब बाद की प्रॉब्लम है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और जैसा नाम दिया जा रहा है कि ये सीज फायर टॉक है, तो सीज फायर का मतलब है 2 दिन तक मामला कुछ शांत रहा, कुछ वायोलेशन भी हुआ और कुछ शांत भी रहा।
तो उसको आगे सीज फायर को कंटिन्यू करने की बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, ईरान चाहता है, अमेरिका चाहता है, लेकिन दोनों के चाहने के बाद में भी वो कौन है, उसका क्या होगा, वो है इजराइल। क्योंकि इजराइल क्या ये चाहता है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत हो और वो कोई एग्रीमेंट पे पहुंच जाए। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है। ईरान है वो हिजबुल्ला और लेबनान की बात कर रहा है। हाँ, ये सही है कि लेबनान के राजदूत और इजराइल के राजदूत में अमेरिका में फोन पे बातचीत हुई है, पहली बार हुई है ये बातचीत, और वो 1-2 दिन में मिल सकते हैं, और ऐसा प्रोबेबली मंडे को वो दोनों मिलने बातचीत करें कि आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन हिजबुल्ला ये कहता है कि जब तक इजराइल हिजबुल्ला पे स्ट्राइक कर रहा है, लेबनान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो उनको अभी बातचीत में तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत में है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई। लेकिन क्या इस बातचीत को आगे बढ़ाने में बिना इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिए कोई एग्रीमेंट हो सकता है, जिसको हम इस्लामाबाद अकॉर्ड कहें? ये इम्पॉसिबल है। और अभी जो बातचीत हो रही है उसमें क्या निकलेगा? मुझे लगता है केवल इतना निकलेगा कि जो सीज फायर है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, और आगे की बातचीत की एक दिशा तय कर ली जाए, टाइम और प्लेस तय कर लिया जाए और आगे बढ़ा जाए, और ये कह दिया जाए कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही दोनों पार्टी सहमत हैं आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बातचीत का फ्रेमवर्क तो 26-27 फरवरी को हो गया था ओमान के मध्यस्थता में, बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन उसको कैसे तोड़ा गया वो इजराइल की वजह से हुआ। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके हैं कि पूरा प्लानिंग इजराइल का था, अमेरिका ने फॉलो किया है। तो अमेरिका ने फॉलो किया है, तो क्या बिना इजराइल को लिए अमेरिका आगे बढ़ सकता है? क्योंकि उन पे बहुत से दबाव है, अमेरिका की बहुत सी मजबूरी है। तो किस तरीके अमेरिका निश्चित रूप से निकलना चाहता है, ईरान निश्चित रूप से समझौता करना चाहता है, लेकिन क्या इन दोनों के बाद दोनों ही कर सकते हैं? जो वो है उसको साथ लिए वो है इजराइल। तो किस रूप में समझौता होगा? मुझे नहीं लगता कि अभी तत्काल कोई समझौता होगा। केवल ये कहेंगे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण है, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बातचीत जारी रहेगी, तब तक सीज फायर रहेगा। क्योंकि हुर्मुज का और ये इश्यू ही नहीं है, और अगर वार दोबारा शुरू हो गया तो वो तो और खतरनाक स्थिति होगी, और इमीडिएटली बाब अल मंडेब महबूद भी बंद हो जाएगा, और फिर और ज्यादा हालात बिगड़ेंगे, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी संकट के दौर से गुजर रही है। दुनिया का हर देश ये चाहता है, इवन फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी आज टर्की के राष्ट्रपति से बातचीत की है कि इसको कैसे न कैसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि बिल्कुल सबके सामने संकट यही आ रहा है कि बिल्कुल बैक चैनल डिप्लोमेसी में टर्की इन्वॉल्व था, और इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने टर्की से बातचीत की है। तो किस तरह से बढ़ती है? मैं वापस आ रहा हूं सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में एक मिनट के लिए, क्योंकि समय हो रहा है। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ये जो पूरी पिक्चर है ईरान और इजराइल का युद्ध था, अमेरिका ने सपोर्ट करके, और वो पूरी तरह से उसमें दोनों मिलकर के उससे लड़ाई लड़ रहे थे। अब यूं देखें, पब्लिक डोमेन में चर्चा दोनों के बीच में है, तो इजराइल क्या पूरी तरह से इन सब चीजों को मानने के लिए बाध्य होगा कि उन दोनों की आपसी जो चर्चा है उसको मान पाएगा? देखिए, ऐसा है योगेंद्र जी कि इजराइल और यूएस में काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है हर चीज में। अपेरेंटली नहीं लगता बाहर, लेकिन पीछे पर्दे के पीछे आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन होके ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो इसलिए इजराइल का जो रोल है वो यूएस को कन्वे कर दिया गया है। और आप देखिए कि विटकॉफ और ये जो उनके जवाई हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, ये दोनों जूज हैं, और वो दोनों नेचुरली एक इजराइल का पक्ष को बड़ी मजबूती से पेश करेंगे वहां पे। तो इजराइल का जो रोल है डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें जरूर आएगा। दूसरी चीज ये थी कि अभी ये कह रहे थे करोड़ी सिंह जी कि ये होर्मुज जो है वो इस वार का नतीजा निकला है, इसके बाद ये समस्या आई है। इस होर्मुज से अब ईरान को एक ब्लड का टेस्ट मिल गया है, और वो नहीं चाहेगा कि इसको इतना जल्दी मैं छोड़ूं, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर वार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वेपन उनके पास आ गया है।
और इससे वो पूरे के पूरे गल्फ रीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टिकी पॉइंट रहेगा। ये मैं नहीं मानता कि ये स्टिकी पॉइंट नहीं रहेगा। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आगे बढ़ेगी नहीं चर्चा बिल्कुल भी। गल्फ कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे कि आगे बढ़े, क्योंकि वो भी जी ईरान के दबाव में नहीं जीना चाहेंगे। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो अभी तक काफी स्टिकी हैं, और इनके ऊपर चर्चा इतनी आसान नहीं होगी। और इजराइल का पक्ष जरूर कन्वे किया जाएगा अमेरिका को, और अमेरिका उसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच इस तरह की बाउंडिंग है कि वो चलिए चर्चा अमेरिका करे और वो अपने एक्शन मोड पे रहेगा, कुछ ना कुछ इसकी रणनीति। सर कटेवा सर, ऐसी जब पोजीशन आती हैं तो क्या कुछ लगता है आपको कि वार्ता इधर हो रही है, तैयारियां भी चल रही होंगी? अगर इन केस भी हाँ, तैयारियां तो कैटेगरी में योगेंद्र अगर जी, सिचुएशन होती है कि टेबल टॉक सफल नहीं होती हैं तो दोनों ओर से जंग शुरू। हाँ योगेंद्र जी, आज तो यूएस के प्रेसिडेंट ने खुल के बोला है मीडिया को एड्रेस करते हुए कि हमारी जो जहाज है उन पे रिकूप हो रहा है, और ऐसा एम्यूनिशन रिकूप हो रहा है जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है। सब दुनिया जो बेस्ट एम्यूनिशन है, सबसे खतरनाक एम्यूनिशन है, उससे हम हमारी जहाजों को फिर से लोड कर रहे हैं, लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो बोला है, ये तो मैंने कल भी बताया था कि जब भी ऐसा पहुंच आता है लड़ाई में तो फौज तो अपनी तैयारी करती रहती है। परंतु एक चीज जो यूएस प्रेसिडेंट ने शायद मिसरेड की, और इजराइल के कहने पे, कि जिस तरह वेनेजुएला में किया था उन्होंने एक रात का काम, उसी तरह से ऐसे सोचा था कि ये 2-3-4 दिन में ये खत्म कर देंगे और ये अपनी पसंद की वहां पे सरकार को वहां करके लगाएंगे। बना देंगे। हाँ, और वो कोशिश ये कर रहे थे कि जो शाह ऑफ ईरान के बेटे हैं, जो पहले वहां से भागना पड़ा था, उन्हें वापस ला करके उन्हें वहां का राज सौंप देंगे, जिससे कि ईरान यूएस की बात हमेशा मानती रही है। 78 में से लेकर के उससे पहले, 78 से पहले तो ईरान के जो थे शाह ऑफ ईरान और यूएस में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो ये एक उन्होंने मिसरेड किया। और जहां तक ईरान का सवाल है, उन्होंने पिछले साल की जून जुलाई के अटैक के बाद सब तैयारी की है, और उनकी जो मिसाइल्स का जो अभी भी स्टॉक है वो काफी है। ऐसी उनको भी पता चल गया है कि, और इजराइल ने जितनी मार इस साल खाई है, इस लड़ाई में खाई है, इससे पहले उन्होंने हिजबुल्लाह और हमास और हौतीज और इनको करते रहे, और छोटी मोटी रेड करते रहे। जो वहां की मेन पब्लिक थी, वहां के सिटीजन थे, उनको नुकसान नहीं होता था। परंतु इस लड़ाई में बहुत सारे मिसाइल सिविल एरिया में भी लगे हैं, और इजराइल में भी काफी नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल, ईरान की जो काबिलियत थी उसे कम मिसरेड किया गया, और उससे वहीं पे एक US तरह से का गच्चा, वहीं पे यूएस गच्चा खा गया। और अभी अमेरिका में भी कुछ रील्स भी ऐसी बन रही हैं कि प्रैक्टिकल वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि वहां पे जो सोल्जर्स हैं, या फिर जो फ्लाइट में जिन लोगों को लेके आना है, नेवल उससे लेकर के आना है, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि ये बम्बारमेंट पसंद नहीं, हम लोग नहीं लेके जाएंगे। कुछ रील्स इस तरह की चल भी रही है। मैं सिंह साहब का आर्मी के जो टॉप हायरार्की थी उसमें कितने बदलाव आए हैं, ये एक इंडिकेशन है कि जो फोर्सेज और गवर्नमेंट के बीच में टकराव है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कुछ पढ़ रहा था कि ये पहला शायद एक उदाहरण है जो युद्ध के बीच में सेना प्रमुख को बदल दे, सेना प्रमुख के नीचे जो 3 लोग हैं उनको आप बदल दो। ये पहली बार ऐसा है। बाकी तो जब लड़ाई होती है तो सरकार का आदेश सेना मानती है, और कहीं ना कहीं एक सहमति होती है जिसमें सिर्फ सपोर्ट करती है सरकार, बाकी जो लोग जंग लड़ने वाले होते हैं वो लड़ते रहते हैं। चलिए, मैं 1 मिनट के लिए करोड़ी सिंह साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि ये सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव था इस पूरे युद्ध का, हालांकि इस पे हम बाद में भी आएंगे, वो अमेरिका कहीं फंसा हुआ नजर आया और कुछ अचीव हुआ है इसमें, या फिर ये युद्ध ही ऐसा है कि अपनी अपनी विक्ट्री मना लीजिए अगर टेबल टॉक खत्म भी होती है तो? देखिए, ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है। ईरान का ऑब्जेक्टिव कुछ सीमा तक पूरा हुआ, और ईरान ने जो रणनीति अडॉप्ट की उसमें हम दर्शन में और कविता में ये कहते हैं कि लेस ट्रेवल्ड रास्ता होता है, उसको आप फॉलो करोगे तो ज्यादा सक्सेसफुल रहो, और रणनीति में ईरान ने यही किया। दूसरी जो बात कह रहे हैं हम, अमेरिका ने किस तरह से इन्वॉल्व हुआ, फरवरी के 2nd वीक में नेतन्याहू अमेरिका गए थे। वहां CIA ने, मोसाद ने, नेतन्याहू प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंटेशन हुआ, सिचुएशन रूम में कुछ लीकेज आ रहे हैं उसके, कि प्रेजेंटेशन हुआ,
और उसमें सर शॉर्ट में, क्योंकि टाइम हो चुका है सर, 30 सेकंड में, क्योंकि 2 सेंटेंस। तो वहां नेतन्याहू ने कहा कि ये प्लान है और इससे हम ईरान को 2-3 दिन में कोलैप्स कर देंगे। प्रेसिडेंट ने डाउट एक्सप्रेस किया और जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, इंटेलिजेंस के, मिलिट्री के ऑफिसर्स थे, सब ने कहा कि ये संभव नहीं है, शार्प डिफरेंसेस थे। लेकिन फिर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट पे छोड़ दिया गया और प्रेसिडेंट ने बहुत से अपने जो टीम था उनके प्रभाव में आके, इवन जेडी वेंस भी इसमें सहमत नहीं थे, तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया वार इजराइल के समर्थन में। तो वहां पहले से बहुत संदेह था और इसीलिए होल हार्टेडली अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए और बिना ऑब्जेक्टिव अचीव हुए अमेरिका को निकलना पड़ रहा है। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, मैं, क्योंकि ये चर्चा होगी उस लिहाज से हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो पहला दिन जो रहा कुछ तल्खी भरे बयानों से, और दोनों के बीच में ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि दोनों के बीच डायरेक्ट अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता का रुख बन गया है। तो खैर चलिए, रिजल्ट्स पे इंतजार होगा, लेकिन तुरंत ही कुछ आएगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।